बाढ़ की खबरें आप देख रहे हैं और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून से आती है बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गार्गी संस्कृत बालिका स्कॉलरशिप योजना के तहत स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप बांटी है। मेधावी बच्चों को सीएम धामी ने सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने पर सरकार का पूरा फोकस है। 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम बनाने की भी योजना है। सीएम धामी ने कहा है कि नई पीढ़ी में संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने पर सरकार का फोकस है। बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगण संस्कृत शिक्षा के सचिव महोदय। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित करने की योजना भी संचालित की जा रही है। इन संस्कृत ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृति का उपयोग करेंगे, जिससे यह भाषा पुनः जीवंत हो सकेगी। हम संस्कृत विद्यार्थियों की सरकारी सहायता, शोध कार्यों में सहयोग एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर नई पीढ़ी में लोकप्रिय बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सभी सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों की नाम पट्टिकाओं को हिंदी के साथ साथ संस्कृत में लिखने की परंपरा भी हमने प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पावन धरा, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजी हैं, जहां ऋषियों और मनुष्यों ने तपस्या कर ज्ञान की गंगा प्रभावित की है, और संस्कृत को समृद्ध करना इस भूमि में हम सबका कर्तव्य है। देहरादून में 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अब इसी कड़ी में बजट सेशन को लेकर आज स्पीकर रितु खंडूरी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, पुलिस के अलावा कई विभागों के अफसर मौजूद रहे। स्पीकर ने बताया कि इस सेशन में अभी तक 30 विधायकों के 521 सवाल विधानसभा को प्राप्त हुए हैं। स्पीकर ने बताया कि इस सेशन में अभी तक 30 विधायकों के 521 सवाल विधानसभा को प्राप्त हुए हैं। ऐसा है, मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं, और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक प्रवण सिंह चैंपियन को जेल का खाना पच नहीं रहा है। जेल की रोटी खाकर चैंपियन को लूज मोशन हुए कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ गया। पुलिस की अभिरक्षा में जिला अस्पताल पहुंचे प्रणव सिंह चैंपियन को 1 नंबर यार्ड में भर्ती किया गया। हालांकि फिलहाल चैंपियन की तबीयत में सुधार आ रखा है। अब उन्हें वापस जेल ले जाया गया है, लेकिन परिजन भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाए अस्पताल में। हालांकि किसी ने भी इस मामले में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। हम आपको बता देते हैं कि विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित ऑफिस पर 27 जनवरी को फायरिंग करने के बाद चैंपियन लगातार हरिद्वार की जेल रोशनाबाद जेल में बंद है। हरिद्वार के लालडांग क्षेत्र में किसान पर हमला करने वाले गुलदार को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में गुलदार की दहशत थी। मंगोलपुरा गांव में गुलदार को देखे जाने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और फिर ट्रैकलाइज किया गया इस गुलदार को, और अब बड़ी राहत की सांस ली है गांव के लोगों ने। जिसके लिए हमारी पूरी टीम सुबह से यहाँ पे गश्त करने पहुँच गई और उसका रेस्क्यू अभी दिन में हमने कर दिया है। हमारी पूरी टीम, वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से हमने उसका सहयोग अभी पूरा उसका रेस्क्यू अभी कर दिया है और उसको रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। बिजली का स्मार्ट मीटर जल्द ही आपके घर पर भी लगेगा, लेकिन इसे लगाने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात ऊर्जा सचिव ने साफ कर दी है। लेकिन स्मार्ट मीटर है कि इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए रिपोर्ट। आप देख रहे हैं, इच्छा विधायक बेहेड़ यहाँ पर प्रीपेड मीटर के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, सीधा देख रहे हैं आप लोग प्रीपेड मीटर को तोड़े जा रहे हैं। सिर्फ तस्वीर आप देख रहे हैं तो सिग्नल न्यूज में
किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने स्मार्ट मीटर तोड़े और स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाए। तो शनिवार को स्मार्ट मीटर पर उठ रहे सवालों पर जवाब देने और भ्रम दूर करने खुद डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामने आए और स्मार्ट मीटर क्यों सही है ये बताया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर लगने से गलत बिल की शिकायतें नहीं आएंगी। मोबाइल ऐप में रोज की रीडिंग और बिजली खर्च देखा जा सकेगा। नया स्मार्ट मीटर लगने और पुराने के बदले नया मीटर लगने पर कोई फीस नहीं लगेगी। अभी पूरे प्रदेश में पोस्ट पेड मीटर लगेंगे, यानी खर्च करने के बाद बिल जमा करना होगा। अगर कोई प्रीपेड करना चाहे तो उसे बिल में 4% की छूट मिलेगी। वहीं मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर पर पब्लिक को कोई भ्रम ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मंत्री, विधायक, अफसरों के घर स्मार्ट मीटर लगाने को कहा है। एक इंस्ट्रक्शन कल ही मुझे सीएम साहब का मिला था कि सभी मान्य मंत्रीगण, सभी मान्य विधायकगण, सभी अधिकारीगण, उसमें हर स्तर के अधिकारी होंगे, सबके सरकारी आवास के साथ साथ उनके निजी आवास में भी लगाया जाए। ये इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी एमडी को दे चुका हूं। वैसे मेरे घर में मैंने लगाया है, प्रेस नोट भी जारी किया था और एमडी के घर में भी लगा हुआ है, ऊर्जा यूपीसीएल के अधिकारियों के घर में लगा हुआ है, तो चीफ सेक्रेटरी मैडम के यहाँ लगा हुआ है, जो चेयरपर्सन भी है यूपीसीएल के। ठीक है, तो अब हम सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण सबके घर में लगाएंगे। उत्तराखंड में 15,88,000 स्मार्ट मीटर अगले 2.5 साल में लगने हैं, जबकि अब तक करीब 24,000 मीटर लग चुके हैं। स्मार्ट मीटर पर बीजेपी और कांग्रेस भिड़े पड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता को बेवकूफ बना रही है, तो कांग्रेस ने यही पलटवार बीजेपी पर किया और सवाल उठाया कि कौन मंत्री, अफसर अपनी जेब से बिल भरता है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, उसको ऐसे नीतिगत निर्णयों का स्वागत करना चाहिए और जिस प्रकार से हल्की राजनीति करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आखिरकार मीटर पहले भी लगते थे, मीटर आज भी लग रहे हैं। आज प्रामाणिकता के आधार पर व्यक्ति को ये अधिकार मिल रहा है कि उसके वो कितना बिजली एक दिन में कितनी खर्च कर रहा है, इसकी विशेष जानकारी उसको रहती है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है। शासन के आला अधिकारी कह रहे हैं कि मंत्रियों के आवास पर भी, अधिकारियों के आवास पे भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। कांग्रेस का कहना है मंत्रियों और अधिकारियों के आवास पर जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे उनका रिचार्ज तो सरकारी विभाग करेंगे, जनता को तो अपने पैसे से स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करना है। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी इस काम को अंजाम तक पहुँचने में 2.5 साल लगेंगे। वहीं ऊर्जा सचिव ने ये भी साफ कर दिया कि उत्तराखंड देश का कोई अकेला राज्य नहीं है जहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा है, इसलिए भ्रम न फैलाया जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। भारत तिब्बत सीमा इनर लाइन की बात करते हैं, जिसके लिए परमिशन अब बहुत आसान हो गई है। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन परमिशन की व्यवस्था की है। अब देखिए, इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, इसको तैयार इसीलिए किया गया है ताकि बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान सैलानी भारत चीन सीमा में यहाँ अगर जाना चाहते हैं, इससे जुड़े हुए इलाकों में विजिट करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रशासन ने घर बैठे ही पर्यटकों के लिए सुविधा उपलब्ध की है। जब चारधाम यात्रा में लोग बद्रीनाथ धाम आते हैं तो अधिकांश लोग देवताल जाने की भी इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए पहले एसडीएम जोशी मठ के यहाँ ऑफलाइन पासेस बनते थे, तो HDFC बैंक के CSR के माध्यम से एक हमने ऑनलाइन लिंक बनाया है वेबसाइट, जिसमें अधिकतम हम 100 लोगों को अलाउ करेंगे पर डे, तो उससे रजिस्टर करवा के लोग अपना देवताल भी जा सकेंगे, जो एक चाइना बॉर्डर का एरिया है। इसलिए हमने थोड़ा संख्या को सीमित रखा है और जैसे शासन से निर्देश प्राप्त होंगे आगे की कार्यवाही उसके अनुसार की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं चमोली में माणा और पिथौरागढ़ में गूंजी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के मुगबा आने वाले हैं। ये भी बॉर्डर जिले का पहला गांव है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री उत्तरकाशी जिले में आ रहे हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर जिलों और गांव को प्रमोट भी करते हैं। देखिए रिपोर्ट।
27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी जिले का दौरा तय माना जा रहा है। सीमांत जिले उत्तरकाशी के पहले गांव मुखबा में प्रधानमंत्री आएंगे तो मां गंगा के पूजन के साथ जहां शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन होगा, वहीं बॉर्डर का गांव मुखबा भी प्रमोट होगा। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के आदि कैलाश आए तो बॉर्डर विलेज गूंजी को प्रमोट किया। साल 2022 में बद्रीनाथ में रात्रि प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री चमोली जिले के माड़ा गांव पहुंचे तो बॉर्डर के आखिरी गांव को पहला गांव बताया। बॉर्डर जिले चमोली और पिथौरागढ़ के बाद उत्तरकाशी तीसरा बॉर्डर जिला है जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा। हम लोग प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। हमारे सीमांत गांवों में जो प्रधानमंत्री जी का आना हो रहा है, ये हमारे उत्तराखंड टूरिज्म के लिए बहुत ही एक वरदान के रूप में जो है साबित हो रहा है। और इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं इस समय मुखबा आ रहे हैं। बहुत ही अलभ्य जगह है, लकड़ी के मकान बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आएगा निश्चित रूप में मुखबा, और उसको टूरिज्म में हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के बॉर्डर विलेज को प्रमोट कर रहे हैं तो इसका फायदा लोकल पब्लिक को भी मिल रहा है। वाइब्रेंट विलेज से लेकर टूरिज्म स्पॉट तौर पर गांवों का प्रमोशन हो रहा है। यही वजह है कि पहली बार उत्तरकाशी आ रहे प्रधानमंत्री के दौरे से बड़े प्रमोशन की उम्मीदें हैं। ये वास्तव में जनपद उत्तरकाशी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं कि वह जनपद उत्तरकाशी के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में, मैं कहूंगा वाइब्रेंट विलेज में वो आ रहे हैं और उनकी उपस्थिति से जनपद उत्तरकाशी नहीं बल्कि ये चारों धामों में एक बेहतर होने की उम्मीद है। और उनके जो विजन है वो वहाँ पर जो शीतकालीन जो यात्राएं हैं उसको बढ़ाव के लेकर और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के बार बार आने का असर यात्रा पर पड़ा है। वहीं उत्तराखंड के बॉर्डर जिलों में प्रधानमंत्री के आने का फायदा देश के पहले गांवों को मिल रहा है। अब इसके और आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चक्राता के रड़ू गांव में भीषण आग लगने से 3 मकान जलकर खाक हो गए। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त परिवार के लोग खेती के काम से बाहर गए हुए थे। बताया जा रहा है कि जंगल की आग फैलकर गांव तक पहुंची है और लकड़ी के जो मकान बने हुए थे इन्हें अपनी चपेट में लिया है। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, जिसने आग पर काबू पाया और आग से घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। शनिवार को ये आग लगी, पीड़ित परिवारों ने मुआवजे की मांग की है। सामने हमारे ये देखिए। खबर रुड़की से है, जहां पर सिविल लाइन इलाके में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और पर्स चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी से सटे हुए जिलों में पुलिस खास प्लानिंग के तहत काम करती है ताकि देवभूमि की शांतवादियों को कोई भी अशांत ना कर पाए। देवभूमि में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मित्र पुलिस एक्शन मोड में है। बीते 1.5 साल में पुलिस और अपराधियों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70 बदमाश इन मुठभेड़ों में घायल हुए हैं और 2 कुख्यात बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे भी गए हैं। ये सभी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश से सटे जिले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में देखने को मिले। लगभग 10 मामले ऐसे आए जिसमें वन तस्कर और नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के दौरान उन कुख्यात अपराधियों के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी उन पर फायर किया गया, जिसमें उन्हें गोली लगी और उसके उपरांत उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसा कोई भी अपराधी जो उत्तराखंड या उधम सिंह नगर में अपराध करता है और पुलिस पर हमला करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के एक्शन का सबसे ज्यादा असर ड्रग तस्कर, वन्य जीव तस्कर और गो तस्करों पर पड़ा है और पुलिस की ये मुठभेड़ भी ज्यादातर ऐसे ही बदमाशों से हुई है। वहीं पुलिस आगे भी क्राइम के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रही है। जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं अपराधियों का मूवमेंट कभी कभी नोटिस किया जाता है, तो यहाँ पर एसएसपीज
को सख्त निर्देश रेंज की तरफ से दिए गए हैं कि ऐसे अपराधी जो यहाँ पे पनाह लेने की कोशिश करते हैं उनको ट्रेस आउट करें, प्रॉपर चेकिंग करें। जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं या ऐसे लोग जो इन लोगों को जो आश्रय देते हैं अपने जगह पे, वहाँ पे छापेमारी की जाए, प्लस उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में क्राइम का ग्राफ कम करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी इसीलिए कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया। एचआरडीए ने 5 भूमाफियाओं के द्वारा विकसित की जा रही अलग अलग जगहों पर करीब 63 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। एचआरडीए के कई बार नोटिस देने के बावजूद जब यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यहां पर बुलडोजर वाला एक्शन देखा गया। बरसात के बाद पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया के मरीजों की संख्या काफी कम हो जाती है, लेकिन इस बार सर्दियां जाने को हैं, फिर भी पिथौरागढ़ में जमकर पीलिया और टाइफाइड के मामले सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात यहां पर यह है कि पीलिया की 80% शिकार यंग जनरेशन है। रिपोर्ट देखिए। बरसात खत्म होते ही पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया और टाइफाइड के मरीजों की तादाद कम हो जाती है, लेकिन इस बार पिथौरागढ़ में नजारा बिल्कुल उलट दिख रहा है। हालात ये कि जिला अस्पताल में हर रोज 4 से 5 मरीज पीलिया के आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के हैं। पीलिया के कई मरीजों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो घर पर रहकर इलाज करवा रहे हैं। यंग जनरेशन में पीलिया के मामले 3 हफ्ते पहले ही आना शुरू हुए थे, जो कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ताकि देख रहे हैं कि थोड़ा सा एचओली क्षेत्र से कुछ ज़्यादा पेशेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सभी क्षेत्र से पेशेंट्स भी आ रहे हैं, बाहर से भी हैं, गंगोली हाट से भी हैं, कनाली चीना और इस तरफ डीडी हाट की तरफ से भी पेशेंट जॉन्डिस के आ रहे हैं। पीलिया और टाइफाइड के मामलों की रफ्तार इतनी तेज है कि जिला अस्पताल पूरी तरह मरीजों से भर गया है। हालात ये कि बाहरी इलाकों में अलग से बेड लगाकर लगातार मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पीलिया के मरीज सिर्फ एक ही इलाके से आ रहे हो। जिले के सभी हिस्सों से आए दिन पीलिया के मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी कारणों की पड़ताल करना चुनौती बना हुआ है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो कर्मचारी अधिकारी से बता रखा है कि जो भी वहाँ पर आता है तो उसको ट्रीटमेंट करें, और बाकी अपने अपने एरिया में अपने वहाँ लोगों को ये बचाव के तरीके बताएं कि किस तरह से पीलिया से बचाव किया जा सकता है। खाना भोजन जो है साफ खाएं। पीलिया की जकड़ में आने से सैकड़ों स्टूडेंट्स एग्जाम से दूर भी हो सकते हैं। ऐसे में पीलिया की असल वजह क्या है, ये अब तक भी साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हजारों जिंदगी पर संकट के बादल इन दिनों जरूर मंडरा रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि ड्रिंकिंग वाटर और खाने की क्वालिटी की जांच तेजी से लाई जाए, ताकि पीलिया पर पूरी तरह लगाम लग सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बुरांश राज्य वृक्ष तो है ही, इसीलिए ये पहाड़ के जीवन से भी जुड़ा हुआ है और रोजगार का भी जरिया रहा है। आमतौर पर कई बार बुरांश पर जलवायु परिवर्तन का असर भी देखा गया है। अब देखिए, इन दिनों पहाड़ के जंगलों में बुरांश अपनी लालिमा बिखेरने लगा है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों के जंगलों में ये लालिमा बुरांश के फूलों की है। बुरांश के फूल खिलने से पेड़ लदगद होने लगे हैं और अपनी रंगत बिखेरने लगे हैं। नैनीताल के आसपास के जंगलों में चटक रंग की दमक ऐसी छाई है कि जंगल मनमोहक दिखने लगे हैं। उत्तराखंड के जो हम कहेंगे कि संस्कृति और उसके पर्यावरण का एक हिस्सा है बुरांश, जिसे हम सब लोग रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम के नाम से जानते हैं। और ये लाल जो इसका फूल होता है वो बहुत बढ़िया सा लगता है। उसके लाल कलर के पेटल्स जो हैं अपनी खूबसूरती से पूरे जंगल को लाल कर देते हैं, और उत्तराखंड के जो जंगल हैं उसकी एक निशानी के रूप में जाना जाता है। और जो हमारा बसंत का महोत्सव आता है, बसंत में ये बिल्कुल जंगल को लाल कर देता है। बुरांश औषधीय गुणों से भी भरपूर है
और इसके फूलों का जूस कई बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति देता है। वहीं बुरांश आज पहाड़ पर रोजगार का भी जरिया है, क्योंकि इसके औषधीय गुणों के कारण लोग इसके जूस को काफी पसंद करते हैं। क्योंकि उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा है, चाहे विटामिन ए है, बी, सी है, एक कम्प्लीट है उसमें, और कार्डियक जो प्रोटेक्टिव है, विटामिन है, और उसमें बहुत सारा कोएंजाइम है, तो उससे बॉडी में एक तो मिनरल मिलेगी, और दूसरा जो है हमारा हार्ट जो है का प्रोटेक्शन, हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा उससे, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ये। नैनीताल में बुरांश के फूल पर्यटकों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। इसे देखने के लिए सैलानी जंगलों का भी रुख कर रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। पहाड़ों में पर्यटन सीजन की तैयारियां होने लगी और इस बार पहाड़ों में खूब पर्यटक आने की भी आस है। हालांकि इन सब के बीच में सबसे बड़ी टेंशन सड़कों को जाम मुक्त करने की अभी से होने लगी है। पहाड़ों में पर्यटन सीजन की तैयारियां शुरू होने लगी हैं। नैनीताल में नावों को नए पर्यटन सीजन के लिए ठीक करने का काम शुरू किया गया है। पर्यटकों को सुरक्षा और बेहतर यात्रा मिले, इसके लिए इन नावों को रंग रोगन करके तैयार किया गया है। इसके साथ ही होटल मालिक भी होटलों को तैयार कर रहे हैं। इस बार कैंची धाम और नैनीताल तक अच्छा कारोबार करने की उम्मीद कारोबारी जता रहे हैं। इस समय जो है अब हम सीजन के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए जो है बोटों को तैयार कर रहे हैं। इस समय जो है फरवरी से लेकर मार्च तक हमारा पूरा इसमें रंग रोगन का कार्य होता है, और जिसकी बोट पुरानी होती है, कहीं पर ख़राब होती है, तो उसका रिपेयरिंग का कार्य होता है। अगर कोई अपनी नया बोट जो बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं है, उसको डैमेज करके नया बनाता है। पर्यटन सीजन की तैयारियों के बीच में ट्रैफिक मैनेजमेंट अभी से टेंशन देने लगा है। इस बार ट्रैफिक जैम से पर्यटकों को ना जूझना पड़े, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन कई तरह की तैयारियां अभी अधूरी हैं। जो नहर कवरिंग करके पार्किंग बनाई गई है, इसको भी क्योंकि पूर्व में सर्वे किया गया था, इसमें कुछ ROW को लेकर इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करवाया जा रहा है, और ROW के इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो इस एरिया को भी उसमें टेकअप करके इसको जोड़ा जाएगा, ताकि एक थ्रू आउट स्टार्ट टू फिनिश एक रिंग रोड निकल कर आ पाए, और उसमें जो ट्रैफिक है उसको हम लोग वन वे करें। जब 500 व्हीकल्स की पार्किंग एक जगह पर बनेगी तो वहां उस पार्किंग के कारण भी कुछ कंजेशन क्रिएट होने की संभावना बनेगी। उसको देखते हुए उसको ईज आउट करने के लिए जो रिंग रोड है ये काम आएगी। नैनीताल समेत दूसरे पर्यटन स्थलों पर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन जरूरत है एक प्लानिंग के तहत काम करने की, ताकि पर्यटन सीजन में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।